शब्द मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, क्योंकि डगमगाया होता तो 220 सीटें इंडिया की दिखाई नहीं देती जो आप दिखा रही है। वो जो है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनको इसी कारण से जो है महत्व मिला है। ये जो योजनाएं उन्होंने दी, 1 लाख रुपए महिलाओं को देने की बात की, फिर इकट्ठे हुए जो परसेंटेज जो बढ़ जाते थे, मुट्ठी नहीं बनती थी, वो मुट्ठी बांधी इन्होंने। तो इन सारी चीजों का फायदा इनको मिला। जो परसेंटेज बढ़ता था वो परसेंटेज इकट्ठा हुआ तो उसका लाभ मिल रहा है। इसलिए जो है आप अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं 293 और 221, तो इसीलिए आंकड़े, ये 221 के आंकड़े इसीलिए आ रहे हैं। एक मजबूत विपक्ष बनता दिखाई दे रहा है, और एक सत्ता की तरफ बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है, एनडीए दिखाई दे रही है। यही है। और देखिए आप खुद दिखा रहे हैं कि अभी तो 3-4 राउंड ही हुए हैं, रुझान स्पष्ट नहीं है, अभी 12 बजे के बाद स्पष्ट होंगे। आप खुद दिखा रहे हैं कि कांटे की टक्कर अनेक सीटों पर जो है मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। इसी तरह जो है हमारे छत्तीसगढ़ में भी अनेक सीटों पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। तो वो सामने भले ही ना आ रही, लेकिन 1-2 चरणों के बाद में कुछ उलट पुलट दिखाई देगा। तो ये स्पष्ट तभी होगा जब 12-1 बज जाएगा, उसके बाद में एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी तरफ पूरा का पूरा रुझान झुका हुआ है, और वहां स्थितियां स्पष्ट कर पाएंगे। अभी तो शुरुआती रुझान है। जी बिल्कुल शुरुआती रुझान है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन 222 और एनडीए 293 पर है, मजबूत विपक्ष के तौर पर उभरती हुई इंडिया गठबंधन नजर आ रही है। ऐसे में क्या ये कहा जा सकता है बाबूलाल जी, जिस तरीके से तमाम आलोचनाओं के बावजूद राहुल गांधी जिस तरीके से अडिग होकर खड़े रहे एक दीवार के तौर पर मोदी के सामने, तमाम हर तरीके से उनकी आलोचना की गई, सवाल भी खड़े हुए उनके कैंपेनिंग के तरीके पर, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और दमखम जोर शोर से वो लगाते रहे, वो दिख भी रहा है, वो मेहनत वो दिख भी रही है जिस तरीके से जो आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं। देखिए, एक आप बहुत बड़ी बात ये समझ लीजिए, जनता के सामने में ये इंडिया गठबंधन में युवा चेहरों ने जो है बहुत मेहनत की। तेजस्वी यादव ने मेहनत की, राहुल गांधी ने मेहनत की, यादव जी ने मेहनत की। तो निश्चित रूप से जो है एक युवा चेहरे जो है वो देश का भविष्य है, ये भी सोच लोगों के अंदर में आई है। कुछ मदद उस कारण भी मिली है। तो जो उत्तर प्रदेश की स्थिति दिख रही है आपको, वो इन लोगों की मेहनत के कारण भी है। और जातिगत जो भावनाएं थी वो तो है ही है, लेकिन जो मैं मूल बात कह रहा हूं कि पहले जो सब लोग खड़े होते थे और वो परसेंटेज बढ़ जाता था अपोजिशन का, और 33, 34, 35%, 40% में जो है वो जीत जाते थे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जो है, वो फर्क पड़ा है। वो एक तरफ मुट्ठी बनी तो उसका भी लाभ जो है पूरा इंडिया को मिला है। तो युवा चेहरे सामने आए हैं, मेहनत की है उन्होंने, लोगों ने मेहनत की, और जो बातें योजनाएं जो उन्होंने दी थी निश्चित रूप से आकर्षक थी। तो कुछ ना कुछ उस आकर्षण का भी प्रभाव पड़ रहा है। कुल मिलाकर के जो है ये 225 का आंकड़ा जो आप दिखा रहे हैं वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी जी अजय, आपसे सवाल है मेरा, अजय गंगवानी जी, क्या आप मानते हैं राम मंदिर धारा 370 फैक्ट ने भी यहाँ पर फैक्टर काम किया है, जिस तरीके से जो आंकड़े जो नतीजे दिख रहे हैं? नहीं देखिए ज्योति जी, मैं इस बात से किसी प्रकार से सहमत नहीं हूँ। आज इन्होंने प्रयास जरूर किया कि कहीं ना कहीं इस बार का जो 2024 का लोकसभा चुनाव है वो राम मंदिर के आधार पे, धर्म के आधार पे, हिंदुत्व के आधार पर लड़ा जाए। परंतु देश की आम जनता निर्णय ले चुकी थी कि भैया 2014, 2019 2 बार के लोकसभा चुनाव आपने धर्म के नाम पे राजनीति करने के जीतने का प्रयास किया। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती ज्योति जी। आज कहीं ना कहीं जो चुनाव, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस बार का चुनाव बेरोजगारी पे, महंगाई पे, आर्थिक असमानता, महिला सुरक्षा पे लड़ा गया। और देखिए लगातार जो रुझान आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन लगातार एक अच्छी सीटों की ओर बढ़ रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ज्योति जी कि 25 राउंड की अभी गिनती होती है, मुश्किल से 7 से 8 राउंड की गिनती हुई है, मतलब 25%, 75% परिणाम आने अभी बाकी है। और महत्वपूर्ण यह है कि जो भरोसा करके छत्तीसगढ़ की आम जनता, महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी के छल पत्र पे भरोसा करके इनको जिताया। आज 5 महीने में वो ठगा से महसूस कर रही है। न मेहतारी वंदन में 25% पैसा नहीं, 500 रुपए सिलेंडर की बात की नहीं दी गई, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का दावा किया गया, 1 रुपए किसी के खाते में डाले नहीं गए। पटवारी की परीक्षा में लगातार गड़बड़ियां हो रही है, रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, शराब की तस्करी हो रही है, नक्सलवाद चरम पे पहुंच चुका है, अपराध चरम पे पहुंच चुका है। तो ये महसूस कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े वादे करके, बड़ी बड़ी जुमलेबाजी करके, जिस प्रकार से न 2 करोड़ रोजगार मिले, न 15-15 लाख आए, न 100 स्मार्ट सिटी बनी, न 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनी, न किसानों की आय दुगनी हुई, न स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हुई। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि बड़े बड़े वादे और जुमलेबाजी करके ये सरकार बनाने में सफल होते हैं। जैसी सरकार में आते हैं सारे वादे भूल के ये अपने अत्याचार,
महिला शोषण, इस प्रकार की कार्रवाई में नियुक्त हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार की छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता निर्णय ले चुकी है कि 10 साल की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। पूरा चुनाव माननीय मोदी जी पे केंद्रित था और खुद स्वयं मोदी जी आज शुरुआती रुझान में पीछे चल रहे हैं। तो कहने के दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव हारने वाली है। आखिरी चुनाव परिणाम आते तक इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की सरकार 295 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करके इस पर बहुमत को प्राप्त करेगी। ज्योति जी अशोक जी, आपसे मेरा सवाल है कि आखिर यूपी के रुझानों में एनडीए को क्यों बड़ा झटका मिल रहा है? जो अभी तक जो रुझान सामने आ रहा है, यूपी में कहां कमी छूट गई? देखिए, यूपी की राजनीति के बारे में ज्यादा जानकारी रखता नहीं हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि उत्तर प्रदेश की जनता योगी सरकार से बहुत प्रभावित है और निश्चित रूप से वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मैक्सिमम सीटें मिलेंगी। ये जो शुरुआती रुझान बता रहे हैं, ये केवल इनको गलत फहमी में रखने के लिए है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से वहां निर्णायक बढ़त में आएगी और उत्तर प्रदेश की आन बान शान और भाजपा की आन बान शान दोनों वहां बरकरार रहेगा, इतना आप जान लें। जी चलिए हम वापस एमपी की तरफ लौटते हैं कि जिस तरीके से आज अशोक जी तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं, जो केंद्र की योजनाएं हैं, उनको गिनाकर चुनाव लड़ा गया, लेकिन आम ऐसे कुछ इलाके भी हैं मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें जहां पर आम लोगों तक उन योजनाओं का जो लाभ है वो नहीं पहुंचा। बहुत ऐसे लोग हैं जहां पर जो मूलभूत सुविधाएं, चाहे ठीक है लोकसभा चुनाव थे, राष्ट्रीय मुद्दे यहां पर होने चाहिए, लेकिन लोकसभा चुनावों में भी बहुत से ऐसे एरिया और बहुत से ऐसे लोगों के मुद्दे रहे। इसमें सील मैच नहीं हो रही जी, आपत्ति की तो फिर उसमें काउंटिंग दो केवल एक पोलिंग पे हो, दो पोलिंग सर। बाकी अगर आगे की बात सर वहाँ पे चल रही है, अभी कुछ शिकायत है पेश नहीं हुई थी, केवल ये सारंगपुर पीछे करो, क्या आपत्ति लिखी इस पर? इसमें सील मैच नहीं हो रही जी, आपत्ति की तो फिर उसमें काउंटिंग दो केवल एक पोलिंग पे हो, दो पोलिंग सर। बाकी अगर आगे की बात सर वहाँ पे चल रही है, अभी कुछ शिकायत है। तो दिग्विजय सिंह जो कि मीडिया के सवालों का जवाब तो नहीं दे रहे थे, हॉट सीट राजगढ़ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में हैं। और आपको ये भी बता दें कि भले ये सीट 2 बार बीजेपी के पास रही है, लेकिन राघोड़ राजघराने की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगी है। बाबूलाल जी, मेरा आपसे सवाल है, जिस तरीके से अभी जब दिग्विजय सिंह से सवाल पूछा जा रहा था तो उनका कहना था कि अभी तो रुझान भर आए हैं और शुरुआती ये रुझान है। 2 बार से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन राघोगढ़ राजघराने की प्रतिष्ठा इस सीट पर दांव पर लगी रही और दिग्विजय सिंह ने जिस जोर शोर से कैंपेनिंग की, आम जनता से वो जुड़े, क्या लगता है? देखिए, उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं रही है, लेकिन वो बहुत लंबे समय से जो है राजगढ़ के राजनीति से थोड़ा दूरी बना के रखे हुए थे। उसका कुछ नुकसान जरूर हो सकता है। और जो वर्तमान सांसद है वो वहां पर उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं हुई है, ऐसा महसूस होता है। और जिस तरीके का अभी बयान दिग्विजय सिंह जी दे रहे थे, उनमें उनके चेहरे पर हताशा नजर आ रही थी। ये दिखता है कि लगता है रुझान जो है ये बढ़ते चले जाएंगे या रुझान की स्थिति बदलेगी नहीं, ऐसा मुझे महसूस हुआ उनकी बातों से। और जो स्थिति वहां है, वो पहले भी कहा जा रहा था कि राजगढ़ में सीट फंसी हुई है और दिग्विजय सिंह जी का जो रिजल्ट है वो फंसा हुआ है, और वही स्थिति दिखाई भी दे रही है। जी, लेकिन जिस तरीके से भावनात्मक अपील उन्होंने की थी कि जिंदगी का आखिरी जीवन का चुनाव मैं लड़ रहा हूं, आपने ठीक कहा कि बहुत वक्त तक उन्होंने दूरी बनाए रखी, लेकिन उस दूरी को उन्होंने पाटने की कोशिश की अपनी भावनात्मक अपील से लोगों के बीच जाकर। देखिए, भावनाओं का जरूर असर पड़ता है, मानता हूं, लेकिन अंतिम बार लड़ रहा हूं कहने से उसका निगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। दोनों बातें होती है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। मैंने कहा ना कि पिछली बार जब चुनाव हार गए थे, उसके बाद जो है वो लगातार जो है वो राष्ट्रीय राजनीति के अंदर में और उसमें उलझे रहे। तो छत्तीसगढ़, ये अपने मध्य प्रदेश की राजनीति से थोड़ी जितनी उनकी समीपता होनी चाहिए उसमें कुछ कमी आई है। और लोगों में इस बात का प्रचार हुआ है कि दिग्विजय जी का इंटरेस्ट मध्य प्रदेश थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, राष्ट्रीय राजनीति में ज्यादा दिखाई दे रहा है। हालांकि वो एक अलग मुद्दा है कि प्रदेश का कोई भी नेता अगर राष्ट्रीय राजनीति करता है तो अच्छी बात होती है, लेकिन लोगों के अंदर एक बात आती है, भावना है, और अंतिम चुनाव का निगेटिव काम कर जाता है कभी कभी।
कि भाई अब तो ये अंतिम चुनाव क्या करना है, रहने दीजिए, ऐसा ऐसा भी हो जाता है। बहुत सारी चीजें एक साथ मिल करके अभी फिर भी अभी रुझान शुरुआती है, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, 12-1 बजे है, बड़ी साफ बात करने का मौका मिलेगा। अभी तो हम UAPO की स्थिति में बात करेंगे, जो भी करेंगे, अनुमान की बात करेंगे, अनुमान से ही बात कर पाएंगे। वो फर्क जो है वो आगे आकर के 1 बजे लगभग लगभग क्लियर हो जाएगा कि क्या परिणाम आने वाले हैं। जी बिल्कुल, कुछ वक्त में बिल्कुल परिणामों की से जो तस्वीर है, जो थोड़ा सा धुंधलापन है, वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। मेरा सवाल आपसे है अजय जी। अजय जी, सवाल आपसे है, जिस तरीके से तमाम योजनाओं का जिक्र बीजेपी करती रही है, उनमें क्या आप ये मानते हैं जो कनेक्शन बीजेपी के साथ महिला वोटर्स, क्योंकि अगर हम MP की राजनीति की बात कर रहे हैं और महिला वोटर्स का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, जो महिला वोटर्स का कनेक्शन है वो शिवराज सिंह चौहान के वक्त से बीजेपी के फेवर में ज्यादा रहा है? देखिए, दो चीजें स्पष्ट है। ये कहने के जो विधानसभा चुनाव की बात करें ज्योति जी, तो उन्होंने लगातार इस प्रकार के वादे किए जिससे भरोसा करके न केवल छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में सफल रहे, परंतु 5 महीने की सरकार के बाद जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का गरीब, मजदूर, आदिवासी, युवा या महिला वर्ग कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहा है। बड़े बड़े वादे जरूर इनके द्वारा किए गए, लेकिन वादे की पूर्ति की बात आती है तो ये बैक हो जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात यह है कि आज व्यक्तिगत राजनीति के चलते हमारी कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लाई, चाहे गोधन योजना की बात करूं, स्वामी आत्मानंद योजना, ताकि गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चे एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करके देश के भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, उसको आप बंद कर देते हैं। खूबचंद बघेल योजना को बंद कर देते हैं, राजीव गांधी युवा मितान क्लब को बंद कर देते हैं, राजीव गांधी कृषि मजदूर न्याय योजना को बंद कर देते हैं। तो हमारी ऐसी योजनाएं जिससे समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को संबल मिल रहा था, मजबूत हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ उसका क्रेडिट कहीं पूर्ववर्ती सरकार को न मिल रहा है, ये योजनाएं बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने पहले भी देखा कि यूपीए सरकार की 19 ऐसी योजनाएं, चाहे मनरेगा की बात करूं, खाद्य गारंटी की बात करूं, प्रधानमंत्री आवास की बात करूं, ये सारी योजनाएं यूपीए सरकार की थी, जिसका नाम बदलकर लगातार केंद्र की मोदी सरकार क्रेडिट लेने का प्रयास करती है। ये वही मनरेगा योजना है जिसके संसद में मोदी जी कहा करते थे कि ये कांग्रेस की असफलता का स्मारक है। वही योजना कोविड काल में आज समाज के अंतिम छोर को आर्थिक संबल देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो सोच है, जो नजरिया है, जो नियत नीति मंशा कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार की समाज के अंतिम छोर को मजबूत करने की थी, वही प्रक्रिया हमें 5 साल भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में अपनाई। लेकिन ये बड़े बड़े वादे करके, बड़े बड़े जुमलेबाजी करके, छल पत्ते बनाकर आज विधानसभा में जीत बनने में सफल है, लेकिन 5 महीने के अंदर छत्तीसगढ़ जनता ठगा महसूस कर रही है, जिसका नतीजा ये 2024 के लोकसभा चुनाव भुगतेंगे। जो शुरुआती रुझान दिख रहे हैं, आगे आगे जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रति रुझान बढ़ेगा, क्योंकि मैंने स्पष्ट रूप से कहा, इस बार का चुनाव कांग्रेस और विपक्ष नहीं लड़ा है, इस बार का चुनाव देश की आम जनता लड़ी है। ये लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने की, ये लड़ाई है संविधान को बचाने की, ये लड़ाई है देश की महिला सुरक्षा की। आज महत्वपूर्ण बात है कि ज्योति जी, सबका साथ सबका विकास। जी जी अजय जी, सवाल आपसे, अजय जी, जिस तरीके से माफ कीजिएगा अशोक जी, अजय गंगवानी साफ तौर पर जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि जो तमाम योजनाएं जिनका बहुत जोर शोर से बखान किया जा रहा है वो कांग्रेस सरकार की रही है, उनका नाम बदल दिया गया है ताकि जो लाभ है वो उन्हें ना मिलकर सीधे सीधे बीजेपी के खाते में आ जाए। अजय जी को कहां से पता चल गया कि किस योजना का नाम बदला गया है? लेकिन इन्होंने तो क्या क्या नहीं बदला। 5 साल की अपनी सरकार के समय हमारी बहुत सारी योजनाओं का नाम बदल दिया। आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा होता है, उसका नाम इन्होंने बदल दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम इन्होंने बदलने का प्रयास किया और जब नहीं बदल पाए तो इन्होंने योजना का पैसा वापस कर दिया और गरीबों को पक्के आवास से वंचित करवा दिया। ये गरीबों को हितैषी नहीं है कांग्रेस पार्टी। इन्होंने कोरोना काल की भी बात कर रहे हैं। कोरोना काल में मैं अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है और अभी सबको याद है कि कोरोना काल में किस तरह से इन लोगों ने लोगों को परेशान किया। यहाँ दवाइयाँ किस कीमत में मिल रही थी। 1000-2000 की दवाइयाँ 40,000-50,000 में 2-4 दिन लाइन लगाने के बाद मिलती थी। और कोरोना काल में वेंटिलेटर नहीं था, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, कितनी तकलीफ हो रही थी अस्पतालों में। अस्पतालों में क्या लूटमार मची थी।
ये भी लोगों ने महसूस किया। दवाइयों में इन्होंने लूटमार की। मरने के बाद लोगों को किस प्रकार से ढोया गया कचरे गाड़ी में, ये भी जनता को याद है। और इसका भी परिणाम जनता ने बता दिया कि भाई तुम इतना गलत करोगे तो पीछे जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी वास्तव में जब सत्ता में नहीं रहती तो बहुत बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन जब सत्ता में आ गई और जब इनको अवसर मिल गया तो उस अवसर को इन्होंने चुका दिया। अगर उस अवसर का लाभ उठाए होते तो आज इतनी दुर्गति नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह एक विश्वास पात्र पार्टी के रूप में आगे चल रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी की गारंटी है और विष्णुदेव सरकार का सुशासन है, और ये छत्तीसगढ़ में यही चलेगा आने वाले समय में। चाहे कितना भी कांग्रेस कोशिश कर ले, चाहे कई भ्रम फैला दे, चाहे कुछ भी कर ले, रेत का मामला, चाहे मुरुम का मामला, चाहे जमीन का मामला हो, इनके राज्य में ही हो रहा था। कितना भ्रष्टाचार हुआ ये सबको मालूम है। पीएससी में बात, ये पटवारी बोल रहे, पीएससी में कितना हुआ ये बताएं। सीबीआई जांच में आएगा सामने भी, देखो आगे होता है क्या। तो कुल मिलाकर भ्रष्टाचार की जननी तो कांग्रेस। इन्होंने शुरू से लेकर अभी तक भ्रष्टाचार तरफ ज्यादा ध्यान दिया, जनता के हितों के प्रति इन्होंने बेरुखी दिखाई, और इसी कारण कांग्रेस पिछड़ती जा रही है। कांग्रेस का कोई कहीं योगदान इसमें जो अभी दिख रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है इंडिया का, उसमें कोई राहुल गांधी का योगदान है मुझे उसमें कहीं लगता नहीं है। अभी हमारे बाबूलाल जी शर्मा जी कह रहे थे कि भाई राहुल गांधी जी ने बहुत मेहनत की, लेकिन ये जो अभी इंडिया को जो दिख रहा है उसमें कहीं मुझे नहीं लगता कि राहुल का अपना कोई योगदान। जी अशोक जी, लगातार हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, और अजय गंगवानी जी आपका भी शुक्रिया। बाबूलाल जी शुक्रिया आपका, हम हमारे साथ जुड़े, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए। रीवा, सतना, शहडोल बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, और छत्तीसगढ़ में बस्तर से कांग्रेस आगे चल रही है, जबकि बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर चांपा से बीजेपी आगे है। कोरबा से कांग्रेस बढ़त बनाए हुए हैं। कांकेर, महासमुंद और रायगढ़ से बीजेपी आगे चल रही है। और छत्तीसगढ़ में अभी भी वही आंकड़ा है, 2 सीटों पर कांग्रेस आगे है और बाकी 9 पर बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए है। राजनांदगांव और कोरबा जहां पर कांग्रेस आगे चल रही है। छिंदवाड़ा, दमोह, देवास, धार में बीजेपी आगे है। गुना, ग्वालियर, होशंगाबाद और इंदौर में भी बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए है। जबकि अगर हम राष्ट्रीय तौर पर बात करें, सुल्तानपुर से मेनका गांधी पीछे चल रही हैं। वाराणसी से आगे मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। जीतन राम मांझी आगे हैं, जबकि गिरिराज सिंह बेगूसराय से पीछे हैं। चिराग पासवान हाजीपुर से आगे हैं।